हेलो। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। देखेंगे पिछले पूरे हफ्ते में हमने क्या क्या पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उन्हें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले प्रश्न है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य के द्वारा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी की जाएगी। कौन से स्टेट में आपके होंगे? तो बच्चे ये विंटर गेम जो है ये 2 फेजेस में, अधिकांश तक 2 फेज में ही आपका होता है, क्योंकि विंटर गेम्स जो है उसके लिए आइस की ज़रूरत होती है ना, बर्फ़ की ज़रूरत होती है। तो बर्फ़ वाले स्टेट हमारे देश में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए अधिकतर जो आपके विंटर गेम्स है ये आपको 2-3 जगह ही याद रखनी होती है। तो 2025 में आपका इसका जो पहला फेज़ है ये ख़त्म हो चुका है। पहला फेज़ हुआ है आपका लद्दाख में, ठीक है, और जो सेकंड फेज़ है वो आपका जम्मू कश्मीर के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। उसके अलावा अभी पिछले हफ्ते जो है जो 38th नेशनल गेम है ना, नेशनल गेम है, ये पहली बार उत्तराखंड के द्वारा होस्ट किए जा रहे हैं। इसे आपको याद रखना है, पहली बार यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है बच्चे कि जो 38 नेशनल गेम है, अब नेशनल गेम में हर प्रकार के खेल होते हैं। उसमें आपका बर्फ़ वाले खेल भी हैं, बिना बर्फ़ वाले खेल भी हैं, है ना, जैसे कि आपका स्केटिंग हो गया, आइस स्कीइंग हो गई। तो ये वाले जो खेल हैं ये भी नेशनल गेम में है। तो उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना है कि जिसमें आपके जो विंटर गेम्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और वो भी उत्तराखंड में ही होंगे, और जो बाकी आपके नॉन विंटर गेम्स हैं वो भी आपके उत्तराखंड में ही होंगे, है ना। क्योंकि बच्चे वैसे नेशनल गेम में जो है आपका जब विंटर गेम होते भी हैं तो अधिकतर जो है आपका उसके लिए जम्मू कश्मीर या लद्दाख को चुना जाता है, और बाकी जो आपके बाकी खेल होते हैं वो आपके नेशनल जिस पर्टिकुलर स्टेट में हो रहे होते हैं वहीं पे होता है ना। तो उत्तराखंड में जो है आपका पहला ऐसा स्टेट बना है जहाँ पर कि नेशनल गेम के सारे इवेंट करवाए जाएंगे। इसे याद रखना, और पहली बार उत्तराखंड के द्वारा इसे होस्ट किया जा रहा है। अगला है आपका एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025। इसमें भारत का रैंक कितना आया है? तो पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि ट्रस्ट बैरोमीटर किस चीज़ पे ट्रस्ट की बात करता है। ठीक है, कहाँ पे आपको कितना भरोसा है, लेकिन किस चीज़ पे? देखिए, ये जो एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर है, ये एडलमैन मैगजीन के द्वारा इसका सर्वे किया जाता है। और एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 हमें ये बताता है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, व्यवसाय है, मीडिया है और गैर सरकारी संगठन है, इस पे वहाँ के लोगों का, यानी कि उस देश के लोगों का अपने वहाँ पे इन चीज़ों पे कितना भरोसा है। ठीक है, तो उस देश में रह रहे जो लोग हैं, जनता है, जनता के विश्वास के स्तर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दिखाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट बैरोमीटर है बेसिकली क्या है कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट हैं, है ना, वहाँ पे लोगों को कितनी विश्वास है, लोगों को कितना बिलीफ है उस चीज़ में, उसको जो है आपका बैरोमीटर दिखाता है। तो इसमें जो है आपका इस बार भारत की रैंक थोड़ा सा डाउन हुई है। ठीक है, इस बार भारत की रैंक डाउन हुई है। तो पहली बार हम अच्छी रैंक पे थे। 1 सेकेंड। हाँ, तो भारत की रैंक इसमें जो है पिछली बार से डाउन हुई है। पहले जो है भारत दूसरे स्थान पे था, इस बार यानी कि 2025 में भारत इसमें तीसरे स्थान पे है। ठीक है, और किस चीज़ से रिलेटेड है बच्चे? ये सरकार की संस्थाओं, सरकार उसके व्यवसायों में जो लोगों का विश्वास है उस चीज़ को दिखाता है। अगला प्रश्न है, धनोरी वेटलैंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हम लोगों ने पढ़ा था ये करंट अफेयर में। तो धनोरी वेटलैंड जो आपका यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, इसके बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है? और एक ही बात इसके बारे में सही है। देखिए, इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, याद रखना, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इसे पक्षी क्षेत्र, यानी कि जो इंटरनेशनल बर्ड एरियाज होते हैं उसके रूप में इसे स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, और है कहाँ पे बच्चे? आपका धनोरी वेटलैंड, ये आपका यूपी में है। ठीक है, पूछा जाएगा कि कौन सी नदी बेसिन में है, तो नदी बेसिन जो है इसकी कौन सी है? यमुना। ठीक है, यमुना नदी बेसिन में जो है आपका ये है धनोरी वेटलैंड। अगला है, किस संगठन ने संयुक्त रूप से संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली BSS विकसित किया हुआ है, यानी कि ये डेवलप किया है? ठीक है, तो ये बच्चे आपका संजय है। संजय बेसिकली क्या है, जब वार टाइम में
वॉर क्षेत्र पे निगरानी रखने के लिए, उसका सुपरविजन के लिए एक सिस्टम बनाया गया है और इसे जो है 2 इंस्टीट्यूट के द्वारा मिलकर के बनाया गया है। इसमें आपका भारतीय सेना है और दूसरा आपका BL है, ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। अगला है मुंबई मैराथन 2025 में पुरुषों की एलीट दौड़ किसके द्वारा जीती गई है। मुंबई मैराथन हुआ बच्चे अभी पिछले ही हफ्ते, ठीक है, 2025 के, और रिजल्ट यहाँ पे जो है दोनों ही महिलाओं की दौड़ जो है और पुरुषों की जो दौड़ है दोनों में ही बाहर के लोगों ने जीता है, ठीक है। तो इनका नाम हम लोग देख लेते हैं। जो पुरुषों में यानी कि मेंस की जो रेस है उसमें आपका एरिटेरिया के जीते हैं। इनका नाम है आपका टीस्पे, ठीक है, इनका नाम है आपका टेस्पे, बरहेन टेस्पे इनका पूरा नाम है। और अगर हम वुमेंस की बात करें, वुमेंस की रेस की बात करें तो उसमें बच्चे आपकी कौन जीती हैं, इसमें जीती हैं आपकी टेले, ठीक है, इनका नाम है चेपक्यूमोई टेले। इन्होंने जो है मेंस एलिट रेस जीती है, ठीक है। तो मुंबई मैराथन में खास करके अगर आप लोग देखेंगे तो ज़्यादातर जो है आपका मेंस की जो कैटेगरी है वहीं से प्रश्न आता है। तो मुंबई मैराथन में इस बार जो जीते हैं खिलाड़ी बरहेन टेस्पे, ये है एरिटेरिया की खिलाड़ी, ठीक है, एरिटेरिया की खिलाड़ी है। अगला है विश्व पिकल बॉल लीग का पहला एडिशन कहाँ पर आयोजित होने वाला है। वैसे ये हो चुका है, कहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ है बच्चे, तो ये आपका मुंबई में हुआ है, आपको याद रखना है मुंबई में विश्व पिकल बॉल लीग पहला एडिशन है, इसका पहली बार हो रहा है ये, और मुंबई में। अगला है महिला हॉकी इंडिया लीग, इसका भी पहला एडिशन हुआ है, ठीक है, इसका उद्घाटन संस्करण खत्म हो चुका है। ये किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता है ओडिशा वॉरियर्स ने। ओडिशा वॉरियर्स ने, ये हॉकी इंडिया लीग बच्चे पहले से होता है लेकिन ये वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग है, ठीक है, पहला एडिशन है इसका 2025 में, ओडिशा वॉरियर्स के द्वारा इसे जीता गया है। अगला है 2025 में इजराइल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। इजराइल में भारतीय राजदूत का नाम आपको बताना है क्योंकि इनकी नियुक्ति अभी जो है रिसेंटली हुई है और इनका नाम है जितेंद्र पाल सिंह। जितेंद्र पाल सिंह को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है। ICC के 2-3 कैटेगरी हैं जिसमें कि भारत की खिलाड़ी आई हैं, ठीक है, वो कैटेगरी तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में कुछ और कैटेगरी भी मैंने आपको बताई थी जो आपको याद रखनी है। तो 2024 के लिए, 2024 के लिए अभी जो साल खत्म हुआ है आपका, उसके बाद में ICC ने अपने सालाना पुरस्कारों की घोषणा की है और वहाँ पे जो पहली कैटेगरी आपको पूछी गई है, ये पूछी है कि महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये जो है भारत की खिलाड़ी हैं, इनका नाम है स्मृति मंधाना। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, जिन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है बच्चे, ये जो हैं अमेरिका की खिलाड़ी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है और इनका नाम है मैडिसन कीज, ठीक है, मैडिसन कीज। इन्होंने 2025 का जो साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो अपने नाम कर दिया है और ये इनके कैरियर का भी पहला ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, तो इनका देश याद रखना और नाम याद रखना। अगला है समान नागरिक संहिता UCC के तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों के लिए क्या कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। अभी बच्चे आपका जो 27 जनवरी गया है ना, उस दिन उत्तराखंड सरकार ने फाइनली एक अधिसूचना के माध्यम से UCC को उत्तराखंड में लागू कर दिया है ना, इससे पहले बनकर के तैयार हुआ था और अब लागू होने के बाद में एक्चुअल में जो है आपका मतलब कि ऑन पेपर अब क्या बन गया है, इम्प्लीमेंट भी हो गया है ना, तो लागू हो गया है। तो अभी जो है भारत का एक्चुअल में दूसरा ऐसा स्टेट उत्तराखंड बन गया है जहाँ पर कि UCC लागू है ना, वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो UCC में जो है आपका बहुत सारे नए चेंजेस तो नहीं किए गए हैं, है ना, लेकिन जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं जैसे कि आपका मैरिज जो सर्टिफिकेशन है या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन है उसे उत्तराखंड सरकार ने क्या कर दिया है, उसे मैंडेटरी कर दिया है ना। तो उसी में आपका ये है कि जो UCC है, UCC में लिव इन के बारे में क्या कहा गया है। तो पहली बात जो ऑप्शन में नहीं लिखी गई मैं आपको बताती हूँ बच्चे, जो लिव इन में होने वाले जो बच्चे हैं ना, लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे होते हैं उनको लेजिटिमेट जो है आपका ये UCC बताता है ना, एक तो आपको वो याद रखना है। दूसरा यहाँ पे आपका क्या है कि लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। फिर है एक साथी दूसरे की सहमति के बिना रिश्ता खत्म कर सकता है। एक साथी के द्वारा समाप्ति आवेदन के लिए दूसरे साथी की पुष्टि की आवश्यकता होती है। फिर है आपका कि लिव इन रिलेशनशिप की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब दोनों साथी विवाहित होते हैं ना। तो कौन सी वाली बात इसके बारे में सही है, क्योंकि UCC जो है आपका चर्चाओं में है जब से उत्तराखंड ने जो है इसे लागू करने की जो प्रोसेस है वो अपने स्टेट में जारी की है और उसके बाद में अभी जो है फाइनली आपका इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, लागू हो चुका है ना। तो इसके बारे में जो है आपका कौन सा
इसके बारे में जो है आपकी कौन सी वाली बात सही है बच्चे? यह है कि एक साथी के द्वारा समाप्ति आवेदन के लिए दूसरे साथी की पुष्टि की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप के बारे में एक तो मैंने आपको बताया कि लिव इन में जो आपके बच्चे होते हैं, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चे होंगे, जिन बच्चों का जन्म होगा, उन्हें जो है कानूनी मान्यता दी गई है यूसीसी में। ठीक है, उन्हें लेजिटिमेट बताया गया है। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा बच्चे यहाँ पे ये है कि अगर अलग हो रहे हैं ना, लिव इन रिलेशनशिप के बाद में अगर रिश्ता टूट रहा है तो उसमें आपका दोनों की पुष्टि जरूरी है, जैसे ये आपका मैरिज में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने अपने यहाँ पे इसे लागू किया है। अगला है आपका यूरोड्रोन कार्यक्रम का प्रबंधन कौन सा संगठन करता है? अभी इंडिया के द्वारा यूरोड्रोन को ज्वाइन किया गया है। ठीक है, अब यूरोड्रोन बच्चे क्या है? यूरोड्रोन जो है संयुक्त आयुध सहयोग संगठन। ये संयुक्त आयुध सहयोग संगठन क्या है? देखिए, कुछ कंट्रीज है बच्चे, हालांकि यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के बीच में जो है आपका एक एग्रीमेंट हो रखा है। ठीक है, ये जो है एक सहयोग संगठन है और इन देशों के बीच में जो आपकी आर्मामेंट होती है उनको लेकर के, मतलब कि ये पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अधिकतर जो है आपकी यूरोपियन कंट्रीज इसमें है। तो यूरोपियन कंट्रीज में से कुछ के बीच में जो है इस प्रकार का सहयोग है कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, आर्मामेंट के जरिए से एक दूसरे की हेल्प की जाती है। तो वही जो है आपका संगठन है उसे जो है OCCAR कहा जाता है। तो OCCAR के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है यूरोड्रोन। तो अभी हाल ही में भारत के द्वारा जो है इसे एज अ ऑब्जर्वर कंट्री जो है ज्वाइन किया गया है, इसीलिए आपका चर्चाओं में था। ठीक है, तो OCCAR, इसका एक तो पूरा नाम याद रखना है आपको, और दूसरा जो है ये याद रखना है कि भारत ने अभी हाल ही में यूरोड्रोन कार्यक्रम को ज्वाइन किया है, जिसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है या फिर मैनेज किया जाता है। अगला है सांबर झील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? सांबर झील क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि अभी जनवरी 2025 में सांबर फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, राजस्थान की सरकार ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, इसीलिए जो है सांबर झील आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सांबर झील बच्चे, इसके बारे में कौन सी बात सही है? ये गुजरात में स्थित है। सांबर झील में प्रवासी पक्षी नहीं आते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 1990 में रामसर साइट के रूप में इसे नामित किया गया था। तो सांबर के बारे में आपके क्या है कि भारत में ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, इसे याद रखना। और ये कहाँ पे बच्चे? ये है राजस्थान में, गुजरात में नहीं है, ये आपका राजस्थान में है। अगला है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब इससे रिलेटेड पहले मैं आपको न्यूज़ बता देती हूँ। अभी केंद्र सरकार ने एक डिसीजन लिया है। क्या किया है? कैबिनेट ने, यानी कि केंद्र सरकार ने अप्रूवल दिया है बच्चे। ठीक है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, इसे जो है अप्रूवल दिया गया है। लगभग आप लोग अगर देखेंगे तो 34,300 करोड़ रुपए जो है इस मिशन को दिए गए हैं। ठीक है, रिसोर्सेज वाइटल टू ग्रीन टेक्नोलॉजीज to build a resilient value chain for critical minerals, resources vital to green technologies। ठीक है, अब जो critical minerals हैं, इनके रिसोर्स जितने भी हमारी कंट्रीज़ में, उनको एक तो पहले तो ढूंढना, उसके बाद में उनका संवर्धन करना, ठीक है, उनके जो है प्रोसेसिंग करना। ये पूरा जो है बच्चे, ये जो प्रोग्राम है, ये जो मिशन है, ये सिर्फ जो है आपका किस हुआ है, ये है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, विदेशी खनिज निवेश में वृद्धि करना, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विकास का समर्थन करना, भारत के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और तेज करना, खोज को तेज करना। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे आपका, क्योंकि इसका नाम क्या है? महत्वपूर्ण खनिज मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन इसका नाम है। तो इसका आंसर बच्चे आपका कौन सा होगा? इसका आंसर आपका होगा, इसका आंसर आपका कौन सा होगा? भारत के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को और ज़्यादा तेज करना। और उसके अलावा सरकार जो है क्रिटिकल, अगर आप लोग देखेंगे ना कि क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कितने मिनरल्स हैं? तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे कि भारत सरकार के द्वारा जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी श्रेणी में जो है आपके 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। ठीक है, 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं। और कौन कौन से उनमें से कुछ मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कोबाल्ट है, टंगस्टन है, लिथियम है, जर्मेनियम है, कॉपर है ना, इनको जो है इस लिस्ट में रखा गया है। आपको टोटल नंबर याद रखना है कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि इस मिशन के तहत वो आएंगे और उनकी खोज की जाएगी। ठीक है, उनकी खोज को तेज किया जाएगा और उसका फिर आपका इस्तेमाल किया जाएगा ना, भारत सरकार के द्वारा, अलग अलग कंपनीज के द्वारा उनका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखना है कि ये मिशन जो है अब सरकार के द्वारा इसमें पैसा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है अब ये काम करेगा।
अगला है, हाल ही में ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? ECI मीडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दूरदर्शन को। दूरदर्शन को सम्मानित किया गया है 2024 में जो चुनाव हुए थे उनको एक तरीके से उनकी कवरेज के लिए, मीडिया कवरेज के लिए, ठीक है। ICC ये है आपका दूरदर्शन। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर, ICC पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 20 का 2024 का कप्तान किसे चुना गया है? अब ICC के द्वारा कुछ तो ऐसे कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं जिसमें कि सिर्फ एक खिलाड़ी को चुना जाता है, जैसे कि प्लेयर ऑफ द ईयर, जैसे कि आपका वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर, T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। अब क्या होता है बच्चे, साल के अंत में जो ICC है ये सभी देशों के जितने भी लोग क्रिकेट खेलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन सभी कंट्रीज़ के जो अच्छे अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं उनको मिलाकर के जो है 11 मेंबर की एक टीम बनाती है, जिसे ICC टीम ऑफ द ईयर कहा जाता है, ठीक है। और फिर जब टीम बनती है तो टीम का कैप्टन भी चुना जाता है ना। तो टीम जो बनी है उसके कैप्टन के रूप में किसे चुना गया है? 2024 की जो ICC टीम ऑफ द ईयर बनी है इसमें जो है कैप्टन के रूप में ICC ने किसे चुना है? तो इन्होंने किसे चुना है आपको मालूम है? इन्होंने चुना है रोहित शर्मा को, ठीक है। रोहित शर्मा को चुना है जो कि अभी भारत के भी कैप्टन है ना। हाल ही में वैश्विक आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो ये न्यूज़ आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ ली है। एक आपका इंदौर है मध्य प्रदेश में और एक आपका उदयपुर है जो कि राजस्थान में। इसे जो है झीलों का शहर भी कहा जाता है, इसे जो है आपका इंडिया का वेल्स भी कहा जाता है ना, वेल सिटी भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका इंदौर और उदयपुर। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? अब देखिए बच्चे, यहाँ पे महिला नहीं लिखा हुआ है ना, मैंने कहा महिला तब तक नहीं टिक करना है जब तक लिखे ना ऑप्शन में। महिला पुरुष अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब है कि पुरुष ही आपको पूछा हुआ है ना, और ऑप्शन में सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं आपके ये पुरुष ही हैं। तो 2025 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये यानिक सिनर ने जीत लिया है, और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये हैं इटली के खिलाड़ी हैं, ठीक है। दोनों का ही बच्चे आपको नाम याद रखना है। जो मेडिसन केज हैं वो अमेरिका की हैं और जो यानिक सिनर हैं ये आपके इटली के हैं। अगला है, ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। ये बच्चे आपके श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और इनका नाम है कामिंदु मेंडिस, ठीक है, कामिंदु मेंडिस। अगला है, हाल ही में ICC अंपायर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? क्या नाम है इनका? इनको काफ़ी बार मिला हुआ है, इनका नाम है रिचर्ड इलिंगवर्थ, रिचर्ड इलिंगवर्थ। अगला है बच्चे आपका, इसरो ने अपना 1वां मिशन कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? अब हालांकि आंसर जो है आपके सामने है, इसरो ने अपना 1वां मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। और इसमें जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, रॉकेट का नाम है GSLV F-15, ठीक है, GSLV F-15 रॉकेट का नाम है। लेकिन रॉकेट में कोई ना कोई तो बैठ के गया होगा, कोई ना कोई सेटेलाइट गया होगा। तो सेटेलाइट बच्चे कौन सा गया है? ये है आपका NVS-02 सेटेलाइट, ठीक है। तो हालांकि सेटेलाइट के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ रॉकेट को याद रखना है क्योंकि ये जो आपका रॉकेट है ना ये 100वें मिशन को लेकर के गया है इसरो के, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा याद रखना कि अभी 30 जनवरी के दिन को जो है इसरो के द्वारा ये अपना 1वां मिशन लॉन्च किया गया है और उसके लिए कौन से रॉकेट इस्तेमाल किया गया है? GSLV F-15। अगला है, अमेलिया केर जिन्होंने ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया है, ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये बच्चे किसे चुना गया है? अमेलिया केर को, और ये है न्यूजीलैंड की खिलाड़ी, ठीक है। कहाँ की हैं ये? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। अगला है, ग्रेग बेल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस देश के बहुत ही फेमस लॉन्ग जंपर थे? इनका नाम याद रखना है आपको, ठीक है। इनका नाम है ग्रेग बेल और ये बच्चे आपके जर्मनी के खिलाड़ी थे। दूसरा जो है ये थोड़ा सा याद रखना है कि ग्रेग बेल जो है एथलीट थे, ये तो पूछा ही जा सकता है, लेकिन एथलेटिक्स में भी कौन सी वाले इवेंट से रिलेटेड है? तो लॉन्ग जंपर थे, ठीक है। हाल ही में इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हिसाशी टिकाउची इनको हाल ही में किस कंपनी के CEO और MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? अब थोड़ा सा मुझे सोच करके बताइए कि कौन सी कंपनी होगी, क्योंकि हाल ही में इस कंपनी के जो सह संस्थापक थे, ये कंपनी के CEO थे, उनका हाल ही में निधन हुआ है ना। हम लोगों ने पढ़ा है उनके निधन के बारे में, तो बस उनका पद रिक्त होने के बाद में उस पद पे दोबारा से नियुक्त हुई है ना। और इनका नाम है बच्चे, इस कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी,
ठीक है। मारुति सुजुकी जो है आपका, अब मारुति जो है आपका इंडिया का ब्रांड है ना, सुजुकी जो है आपका एक जापानीज ब्रांड है, तो दोनों के कोलैबोरेशन से जो है आपका मारुति सुजुकी बनी है ना। तो सुजुकी के बच्चे जो को फाउंडर थे, उसके जो सीईओ थे, उनका हाल ही में देहांत हुआ है। उसके बाद में जो है हिसाशी टिकाउची, इनको जो है सीईओ बनाया गया है और इनको कंपनी का एमडी भी बनाया गया है। अगला है, भारत में डिजिटल कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सी कंपनी एसबीआई पेमेंट के साथ में साझेदारी कर रही है। डिजिटल कॉमर्स को बढ़ाने के लिए कौन सी कंपनी है जो कि एसबीआई पेमेंट्स के साथ में साझेदारी कर रही है। एग्रीमेंट पे इन्होंने साइन किया है, पेटीएम है, फोन पे है, रेजर पे है या फिर आपका पाइन लैब्स है। कौन सी कंपनी है? देखिए एसबीआई पेमेंट के साथ में एग्रीमेंट पे साइन हुआ है, ठीक है, एसबीआई पेमेंट के साथ में, और ये जो कंपनी है इसका नाम है पाइन लैब्स, पाइन लैब्स। अगला है, किस देश ने दोहरे कराधान से बचाव के लिए समझौते में संशोधन के लिए भारत के साथ में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, दोनों देशों के बीच में बच्चे ऑलरेडी क्या है, एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का नाम है आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में है और इस एग्रीमेंट पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, इस एग्रीमेंट पे जो है आपका कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। तो ये जो एग्रीमेंट था ये भारत और ओमान के बीच में था। ठीक है, भारत और ओमान के बीच में। अगला है आपका, बहुभाषी ई गवर्नेंस के लिए भाषिनी के साथ में साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बन गया है। भाषिनी, भाषिनी क्या है, एक AI बेस्ड, AI आधारित एक आपका AI चैटबॉट है ना। ये बेसिकली क्या करता है बच्चे, ये ट्रांसलेट करता है। ये जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, सॉरी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में कोई भी आपका सरकारी डेटा हो उसको ट्रांसलेट करने का काम कर लेता है ना। और ये जो AI टूल है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बनाया गया है, तो इसे अपने गवर्नेंस में जो है बहुत सारी सरकारों को ये कहा गया है, निर्देश दिया गया है कि इसको जो है अपनी गवर्नेंस में इम्प्लीमेंट करना है। और नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट जो है त्रिपुरा बना है जिसने अपने स्टेट में इसे इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, अगला है, जनवरी 2025 में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ में 5 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक हिंट मैं आपको दे रही हूँ, अभी रिसेंटली हमारा जो 26 जनवरी का सेलिब्रेशन किया गया है वहाँ पे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया है ना। तो कौन सा देश है बच्चे, ये है आपका इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के जो चीफ हैं, इंडोनेशिया के जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उनके द्वारा हमसे यानी कि भारत से 5 एग्रीमेंट पे साइन भी किए गए हैं। ये देश है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया जो है आपका एक आर्किपेलागो है और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जो कि द्वीप समूह है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरा इंडोनेशिया को आप लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, इंडोनेशिया जो है आपका कैपिटल इसके जकार्ता में है। ठीक है, और जकार्ता धीरे धीरे जो है सिंक हो रहा है, डूब रहा है, तो जिसके कारण इंडोनेशिया की जो फ्यूचर कैपिटल है वो है आपकी बोर्नियो। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी बच्चे क्या है इंडोनेशिया के बारे में, मुस्लिम पॉपुलेशन के मामले में आपका इंडोनेशिया पहले नंबर पे है। पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो आपके इंडोनेशिया है। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी घोषित किया गया है। असम की दूसरी कैपिटल, यहाँ के जो CM है हेमंता बिस्वा सरना, उनके द्वारा एक ऑफिशियल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी मतलब ये अधियाचन या बाकी जो सरकारी आदेश होते हैं उसके ज़रिए नहीं किया गया है, लेकिन उनका एक ऑफिशियल बयान जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि असम की राजधानी एक तो आपकी गुवाहाटी हो गई, दूसरी राजधानी के रूप में डिब्रूगढ़ को चुना गया है। ठीक है, अधिकतर आप लोग देखते हैं बच्चे कि जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पे सहूलियत के लिए, या फिर जो है बड़े राज्य हैं सहूलियत के लिए जो है अपनी 2-2 कैपिटल चुनते हैं। तो ये जो है आपका असम है, इसकी दूसरी कैपिटल जो है ये घोषित की गई है डिब्रूगढ़ में। अगर आप असम का नक्शा देखेंगे ना तो असम के नक्शे में जो है आपका एक नदी आपको दिखेगी, है ना, इधर की तरफ एक नदी है जिसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र के तट पर ही आपका डिब्रूगढ़ बसा हुआ है, ये आपका डिब्रूगढ़ है बच्चे। ठीक है, डिब्रूगढ़ उस जगह का नाम भी है और पूरा ये जो आप एरिया देख रहे हैं असम का, ये जो है एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़। तो एक जिला जो है डिब्रूगढ़ है कहाँ पे, असम में। ठीक है, तो याद रखना डिब्रूगढ़ को जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है, ये इसी को जो है दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। कौन सा संगठन 9 से लेकर के 11 मार्च तक दिल्ली में ग्रिडकॉन 2025 की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, ये आपका होने वाला है।
अभी नहीं हुआ है, अभी होगा। तो कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन है? ये है आपका पावर ग्रिड, ठीक है, ये है आपका पावर ग्रिड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, PGCIL इसे कहते हैं। ये एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में काम करती है। और ये बच्चे ग्रिड कॉन 2025 इन्होंने आयोजित किया हुआ है। ये क्या है ग्रिड कॉन? ये एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, कॉन्फ्रेंस है, जो कि आपका द्वारका दिल्ली यानी कि दिल्ली में जो है आपका इसे किया जाएगा 9 से लेकर के 11 मार्च तक, ठीक है, होने वाला है, हुआ नहीं है लेकिन होगा ज़रूर, है ना। तो ये आपका दिल्ली में होगा और ये एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिशन है, ठीक है, जो कि दिल्ली में आयोजित की जा रही है, किसके द्वारा? PGCIL के द्वारा। अगला है, किस राज्य ने राइतु भरोसा और इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा सहित 4 लाभार्थी योजनाएं शुरू की हैं? ये बच्चे आपकी जो स्कीम है गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए या फिर किसान कल्याण के लिए है। आपको बताना है कि कौन सा वाला स्टेट है जिन्होंने ये की ये योजनाएं लॉन्च की हैं, ठीक है। ये है आपका तेलंगाना, नाम है राइतु भरोसा और दूसरी है आपके इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा। अगला है, किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना फेस्टिवल पहली बार हुआ है और ये हुआ है आपका काठमांडू में, जो कि कैपिटल है नेपाल की, ठीक है। नेपाल चूँकि पड़ोसी देश है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक जैसे शेयर करते हैं, ठीक है, पड़ोसी देश भी है, एक दूसरे के हित जो है कंट्रियों के आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो नेपाल का जो कल्चर है वो लगभग हमसे बहुत ज़्यादा सिमिलर है, एक तो पूरी तरीके से बच्चे हिंदू राष्ट्र है ना। तो काठमांडू आपको याद रखना है, पश्मीना फेस्टिवल। अगला है, डीप ओशन मिशन के तहत कौन सा देश है जिसने कि अपनी पहली मानव संचालित अंडर वाटर सब मर्सिबल लॉन्च करने वाला है, ठीक है। अभी किया नहीं है लेकिन ये है आपका इंडिया, ठीक है। अब इससे पहले हमने डीप ओशन मिशन अपना लॉन्च किया था समुद्रयान के रूप में, लेकिन उसमें बच्चे क्या है, उसमें ड्राइवर नहीं गया है, वो बिना इंसान के गया है ना। अब जो आपका मिशन लॉन्च होने वाला है, अंडर वाटर सबमर्सिबल मिशन लॉन्च होने वाला है, इसमें जो है आपका मानव संचालित, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन ऑपरेटेड अंडर वाटर सब मर्सिबल एज अ पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन, ये लॉन्च करने वाला है भारत, और ये ऐसा लॉन्च करेगा तो ये पहला ऐसा देश होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता जागरूकता अभियान के लिए किस संगठन को सम्मानित किया गया है? जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि जो ECI अवार्ड मिले हैं, मीडिया में ECI अवार्ड जो मिला है वो किसे मिला है? तो ये किसे मिला है बच्चे? दूरदर्शन को मिला है। और दूरदर्शन को किस काम के लिए दिया गया है? 2024 में जो 2024 में जो आपके चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, उस दौरान जो उन्होंने कवरेज की है, उस दौरान जो लोगों को अवेयर किया है, उस चीज़ के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये है आपका दूरदर्शन। अगला है, किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, UAE है, कतर है, यूनाइटेड किंगडम है, बताइए कौन सी कंट्री है? 2025 को समुदाय का वर्ष, ईयर ऑफ कम्युनिटी, ये डिक्लेयर किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, कौन सी कंट्री है इसके पीछे? तो ये है आपका UAE, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के द्वारा किया गया है। अगला है, 2025 में नवा जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया है? नवा जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट ये किसने जीता है? इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है इनियान पनीर सेल्वम, ठीक है, इनियान पनीर सेल्वम नाम है इनका। अगला है, जनवरी 2025 में इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC जो कि किधर है? ये है आपका तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना है। तो तिरुवनंतपुरम केरला में है और इसके हेड के रूप में, इसके निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? इनका नाम है AM मोहन, ठीक है, M मोहन इनका नाम है। भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे डेज हैं जो कि इंटरनेशनली भी सेलिब्रेट होते हैं और जो हमारे देश में भी सेलिब्रेट होते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो आपका पर्यटन दिवस आता है ये जनवरी के माह में आता है। जो इंटरनेशनल लेवल वाला आपका पर्यटन दिवस है वो आपका सितंबर के महीने में आता है ना। तो ये आपका आता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगर हम विश्व भर की बात करें तो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है आपका 27 सितंबर को आता है।
अगला है आपका गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था। गणतंत्र दिवस 2025 इसका थीम क्या रखा गया था। तो बच्चों गणतंत्र दिवस की पहले मैं आपको चलिए विनर अभी बताती हूँ। पहले थोड़ा सा आपको ये याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका है गोल्डन इंडिया, है ना, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड प्रोग्रेस, स्वर्णिम भारत, विकास, विरासत और प्रगति, ये रखा गया है। अब थोड़ा सा अवार्ड मैं आपको बता रही हूँ तो थोड़ा सा कान खोल लीजिए। ठीक है, और दिमाग भी। आपको पता है कि ये जो झांकियाँ होती हैं, झांकियों को पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन जब पुरस्कृत करने की बारी आती है तो दो तरीके से जो है इन्हें पुरस्कृत किया जाता है। एक तो बच्चे आपका होता है जो पीपल्स चॉइस, यानी कि जो लोगों को सबसे अच्छी लगी, उनको वोटिंग होती है, लोग वोट देते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग विनर आता है। एक आता है आपका क्रिटिक्स, यानी कि कमेटी होती है, कमेटी के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि ये वाला स्टेट है ना। दूसरा जो है कि जो ये टैबली होती है, यानी कि जो आपकी ये झांकियाँ होती हैं, ये सब स्टेट की नहीं होती है ना, ये जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग होती हैं। तो पहले मैं आपको डिपार्टमेंट बताती हूँ कि कौन से वाले डिपार्टमेंट को जो है किस तरीके से पुरस्कृत किया गया है। तो सबसे पहले क्रिटिक्स अवार्ड में अगर हम देखेंगे तो सबसे अच्छी झांकी जो है आपकी सेंट्रल मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट में, ये थी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विद द थीम ऑफ जनजातीय गौरव वर्ष। ठीक है, ये इनकी है, जनजातीय कार्य मंत्रालय को जो है आपका दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया है। ठीक है, और इनकी झांकी थी आपकी जनजातीय गौरव वर्ष। ठीक है, ये तो हो गए क्रिटिक्स की बात, कमेटी की बात। अब लोगों की बात करते हैं कि लोगों को क्या पसंद आया है। तो लोगों को बच्चे पसंद आई मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो महिला और बाल विकास मंत्रालय की जो झांकी थी, इसमें आपका मल्टी फेस जर्नी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ये जो है आपका दिखाया गया है कि बच्चे के जो आपके फेस हैं या फिर वुमेन्स के, अब दोनों के जो इंटरेस्ट हैं, ये दोनों के जो वो है आपस में जुड़ी हुई है ना, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे आपके दिखाई गई थी। तो ये जो है आपकी क्रिटिक्स चॉइस में आपकी फर्स्ट आई है, और ये वाली जो है मोस्ट पॉपुलर थी। ठीक है, अब स्टेट की बात करेंगे। सबसे पहले पॉपुलर चॉइस की बात कर लेते हैं। तो पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में आपका पहले नंबर पर गुजरात है। गुजरात की थीम क्या थी इस बार? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, जो थीम थी है ना। उसके बाद में सेकंड पोजीशन पर यूपी है। यूपी ने महाकुंभ को दिखाया 2025 के। थर्ड पोजीशन पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने क्या दिखाया? उत्तराखंड ने जो है आपका कल्चरल हेरिटेज एंड एडवेंचर स्पोर्ट दिखाया है ना। ये जो है आपका यूपी का है। देखिए इसमें आपका समुद्र मंथन वाला दिखाया गया है, ये जो पूरा आपका अमृत कलश है, महाकुंभ दिखाया गया है ना। ये जो है आपका है गुजरात का, ये आपका गुजरात का है। और नीचे अगर आप लोग आएंगे तो ये उत्तराखंड का है ना। उत्तराखंड ने जो है अपने यहाँ पे जो है कल्चरल हेरिटेज, उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे देखिए साहसिक जो खेल होते हैं उत्तराखंड में, वो जो है आपके दिखाए हैं। तो ये आपका पॉपुलर चॉइस कैटेगरी है। अब बात करते हैं क्रिटिक्स की, यानी कि कमेटी की। तो कमेटी के अनुसार पहले नंबर पर यूपी है। ठीक है, कुंभ वाला जो है पहले नंबर पर है। सेकंड पोजीशन पे आपका त्रिपुरा है। थर्ड पोजीशन पे आपका आंध्र प्रदेश है। बेसिकली दोनों ही लिस्ट से जो है आपका पहला पहला याद रखना है ना। पहली पोजीशन पे यूपी कमेटी के अनुसार, पहली पोजीशन पे आपका गुजरात पॉपुलर चॉइस के अकॉर्डिंग, है ना। ये जो है आपका डिफरेंस है। चलिए अगला प्रश्न है, फिक्की फ्रेम्स के 25वें वर्षगांठ संस्करण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया था। 2024 में किस भारतीय राज्य में 800 से ज़्यादा किसान आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं? 2024 का ये आंकड़ा है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि ये जो स्टेट है, यहाँ पे जो किसानों की जो आत्महत्या है, सुसाइड से, वो मामले सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है, और ये स्टेट कौन सा है आपका? ये है महाराष्ट्र। ठीक है, 800 से ज़्यादा। किस संस्थान ने डेंगू के प्रकोप पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन का नेतृत्व किया और एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का प्रस्ताव दिया? ठीक है, अब ये जो इंस्टीट्यूट है बच्चे, ये है आपका पुणे में। इन्होंने क्या किया है कि जो डेंगू है, जो इस तरीके से जो डेंगू का आउटब्रेक एक सीज़न में होता है ना, लगभग हर स्टेट में होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, हर नगर में जो है आपका ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि आपका पुणे में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, इनके द्वारा जो है आपका ये किया गया है। इन्होंने क्या कहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है, इसका प्रभाव जो है वो डेंगू के प्रकोप
डेंगू का जो बच्चे प्रकोप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो भी महानगर हैं, एक सीज़न आता है आपका कि जब डेंगू इस तरीके से जो है आपका आउटब्रेक होता है कि वहाँ पे पूरे के पूरे हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आपके सरकार, चाहे वो आपका गैर सरकारी हो, सभी जगह जो है आपके डेंगू के जो केसेस हैं वो लगातार साल दर साल जो है आपका बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज है, जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसी तरीके से जो है आपके जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं ना। तो दोनों के बीच में क्या जो है रिश्ते हैं, क्या जो है उसका इम्पैक्ट है, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए जो है इन्होंने कहा है। तो ये जो है आपका क्या है बच्चे, ये है आपका इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। ये कई बार पूछा भी जाता है कि है किधर, तो ये आपका पुणे में है। ठीक है, इन्होंने जो है आपका कहा है कि अध्ययन की जा रही है और प्रारंभिक चेतावनी भी दी है कि अगर इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज को होने दिया गया, नहीं रोका गया, तो फिर जो है आपको ये जो डेंगू है इसका प्रकोप देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला है जर्मनी की टीकेएमएस के सहयोग से P751 पनडुब्बी परियोजना के लिए निम्नलिखित में से कंपनी की बोली को तकनीकी मूल्यांकन में मंजूरी दी गई है। कौन सी वाली कंपनी है? तो अधिकतर आप लोग देखेंगे हमारी नेवी है, कोस्ट गार्ड है, उनके लिए जो इक्विपमेंट है, जहाज वेसल्स वगैरह हैं, अधिकतर जो है आपका मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स से बनाती है ना। तो फिर से जो है इन्होंने एक और बोली जीत ली है, एक और काम जो है इनको मिल गया है। ठीक है, तो ये है आपका जर्मनी के टीकेएमएस के सहयोग से बनाई जाएंगी। बेसिकली बनाई क्या जानी है, P751 पनडुब्बी परियोजना। ठीक है, ये बनाया जाएगा। तो ये बनाएगी कौन? मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। अगला है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिणी पूर्व एशियाई देश कौन सा बन गया है? समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला, बच्चे ये आपका इस वाले रीजन में यानी कि साउथ ईस्ट एशिया का पहला ऐसा देश है। ठीक है, और ये है आपका थाईलैंड। ये है आपका थाईलैंड, दक्षिणी पूर्व। ठीक है, साउथ एशिया में नहीं, केवल साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिणी पूर्व एशिया में जो है आपका पहला देश है थाईलैंड, जिसने कि अपने यहाँ पे समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, आई होप आपका जो पिछले हफ्ते का हमने पढ़ा था, मुझे पता है इसमें पद्म पुरस्कार नहीं शामिल है ना, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, वो एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, आप सभी को पता है। तो उससे जो है अभी उसमें पद्मश्री के बहुत सारी कैटेगरीज बची हुई हैं, वो भी हमें पढ़नी है ना, साथ साथ में। तो उस चीज़ को जो है आप अलग से नोट डाउन किया कीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम दे लिए हैं, कुछ तो अंदाजा आप लोगों को भी हो गया होगा कि ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जो इस तरीके की चीज़ें आपको बताई जाती हैं, आप पढ़ते हैं उसे, तो उसे बाकी का जो करंट अफेयर है उसे थोड़ा सा सेपरेट कर दीजिएगा, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, वो चीज़ आपको देखनी है बच्चे। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे सोमवार को नई कक्षा के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।